बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल अब किस सिमत जारी है। इलेक्शन का कोई इस वक्त डेट जो थी, अदलिया तो कह रही है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन कौमी असम्बली तमाम इदारों की माँ है, मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब उसको पहले देखना है हमने। लेकिन अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान अगर ये मामला चलते रहे तो ये सही मामला नहीं है। पाकिस्तानी कौम दोनों इदारों की तरफ देख रही है। दूसरी जानब पंजाब इंतखाबात केस, सुप्रीम कोर्ट का स्टेट बैंक को फंड जारी करने का हुक्म। अब ये फंड जारी अगर हो गए तो फिर इलेक्शन क्या होंगे। उसके बाद नैब तरमीमी बिल 2023 मंजूर। आइन के तहत इख्तियारात पार्लियामेंट और मुंतखब नुमाइंदों को होंगे। 1973 के आइन की नफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट और अरकान को मुबारक। नए और पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी वाजे कह दिया। अब ऊंट किस करवट बैठेगा, पाकिस्तान की इकनॉमी पे कौन नजर डालेगा। क्या स्टेट बैंक के गवर्नर फंड जारी करेंगे, उसके बाद इलेक्शन पंजाब और केपी में होंगे, या कि विफाकी हुकूमत का एक नैरेटिव रहा है कि मुल्क में एक साथ इलेक्शन हों, विफाक से लेके सूबे, सूबों से लेके कराची पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं के द्वारा अपने मुल्क की सियासत के देखे, सैयद सज्जाद अली शाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ कराची की मारूफ शख्सियत, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सलीम सचवानी हमारे साथ। बहुत शुक्रिया सर सलीम सचवानी साहब, आपका भी। शाह साहब, पहले मैं आता हूँ आपके पास ना, आज इन कैमरा इजलास भी हुआ। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा डिटेल में बताएं कि ये मामलात किस सिमत जा रहे हैं। साजिद, जो इन कैमरा इजलास था उसकी बड़ी बेहतरीन भरपूर उसके अंदर शिरकत थी। उसमें जो है वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब की भी शिरकत थी। ठीक है। और वाजे उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान के अवाम है, ये उनका कहना था। और उनका कहना था कि पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के लिए काम कर रही है और करती रहेगी। उनका ये भी साथ में कहना था कि अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के तयन करें और वो मंजिल का तयन करें। यानी कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसको एक तरफा कहा जा सकता है। मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम तकाज़ों के तहत उन्होंने बात करते हुए कहा कि 1973 के आइन के 50 साल मुकम्मल हो गए। सबको मुबारकबाद दी, पूरे पार्लियामेंट को। उसके बाद जो ये करारदाद जो लाई गई हैं, 2 करारदातें, उनका अगर आप जिक्र करते हैं और उसके अंदर हम गौर करते हैं तो अखबार की खबर के मुताबिक जनवरी 2023 में चीफ जस्टिस जो हैं उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच को आगाह किया गया था कि हम डैम फंड, गौर से सुनिएगा साजिद, तमाम हमारे नाजरीन के लिए, कि डैम फंड में 16.53 अरब रुपए मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है, जो अब बढ़कर 16.98 अरब हो गए। तो सबसे अहम बात तो ये कि ऐवान ने मुतालबा किया है कि डैम के ये फंड जो जमा हुए थे, इस रकम का कौमी खजाने में इसको जमा कराया जाए। अच्छा। और वसाइल जो हैं उनको तबाकुन जो मुतासरीन सैलाब 2022 के, उन पे इस्तेमाल किया जाए इस फंड को। ये एक वो सवाल था जो आवाम के जहनों में बड़े अरसे से उछल रहा था कि डैम फंड का वो पैसे कहाँ गए। डैम फंड, तो ये एक तो अहम पॉइंट था। अच्छा, और इसी तरीके से जो करारदाद नंबर 1 थी उसमें भी ऐवान पार्लियामेंट कानून साजी का जो मुसल्लमा दस्तूरी इख्तियार था उसको सल्ब करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पे जो है वो जारहाना कोशिश करार दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जारहाना कोशिश की है। अच्छा। तो ये तमाम चीजें डिस्कस हुई हैं और सख्ती से 2 टोक लफ्जों में जो है पार्लियामेंट ने जो है उसको मुस्तरद किया है। अच्छा, ऐवान ने अफसोस का इजहार किया इसके ऊपर कि 73 के आइन के नफाज को 50 साल मुकम्मल होने पे गोल्डन जुबली की तकरीबात के दौरान रियासत के एक अजू ने, देखिए बड़ा इनमें पॉइंट है सारा जो कि ये चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, अजू ने आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की, आइन को तोड़ा है। अब बात यह है कि ये इजलास कहाँ हो रहा है, कानून साज असेंबली में हो रहा है। ठीक है। और इन कैमरा इजलास है। ठीक है। और दूसरी जानिब जो है उन्होंने सख्त जो है अल्फाज में इस मामले को लेके चला, जो ये 8 रुकनी कमेटी एकदम से बनी और गवर्नर जो है, गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक को कहा गया कि जी वो आप रकम जो है जो पार्लियामेंट कानून लाई थी जी वो खत्म हो गया बनने से पहले ही। अदलिया ने उसको, वो कहते हैं ना, उसकी धज्जियां उड़ा दी। वो यही असल पॉइंट यही था जो आप कह रहे हैं कि वो धज्जियां उड़ाई गई हैं और ये सारा मामला आइन में रियासत के इख्तियारात
3 इदारों का वो दिया गया है रेफरेंसेस के अंदर कि हुए हैं, इंतजामिया, अदलिया मुनकसिम नजर आ रहे हैं। ये बातें तमाम पार्लियामेंट के अंदर एक पेज पे हो रही हैं बैठ के, एक फोरम पे हो रही हैं बैठ के। अब मुनकसिम नजर आ रहे हैं, तो मुनकसिम को अगर हम देखते हैं तो मीडिया के हवाले से चौथा सुतून जो है वो भी डिस्कस कर रहा है और पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में ये क्या तमाशा हो रहा है। इस तमाशे का मैं समझता हूँ आसिम मुनीर साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की कि सिर्फ नया और पुराना छोड़ के पाकिस्तान की बात की जाए और देखा ही जाए कि हम खुशहाल कैसे हो सकते हैं। और हर इदारा, ये उनको साइलेंट मैसेज भी था तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को कि आप सियासत ना करें, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए कोई फॉर्मूला तय करें। ठीक है। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कल IMF का भी जो बयान था उसमें कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ नहीं जाएगा, कोई ऐसा मामला नहीं है, वो भी मद्देनजर रखा गया। इस वक्त मायशी सूरत हाल साजिद जो है वो इस तरीके से नजर नहीं आ रही कि गवर्नर भी इस मामले को, गवर्नर स्टेट बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो भी इस मामले में जो है कोर्ट में कोई पॉजिटिव रिपोर्ट पेश कर सकेंगे। अच्छा, जिस तरह इलेक्शन कमीशन उस वक्त, देखें पहला हुक्म किसको गया, इलेक्शन कमीशन, क्या हुआ अभी तक? और मुझे याद है आपने कहा था कि वो हथियार डाल देंगे। ठीक है। और वही मैं अभी भी यहाँ कहूंगा कि ये क्या रिपोर्ट पेश करते हैं वो जल्द आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि गवर्नर अब पाबंद है, अदलिया के पास जाएंगे और वो कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना कि क्या मसला है, क्या नहीं है। ये है, हमें हुक्म दिया गया है कि ये पैसे जो है वो डायरेक्ट। अब इसमें जो आईन पाकिस्तान के तहत जो करारदादें आज आ रही थी, जो हम देख रहे थे और सुन रहे थे, उसमें देखना ये है कि क्या अदलिया स्टेट बैंक को पाबंद कर सकती है, ये चीज भी सामने आई। इसे गौर होगी। सलीम सचवानी साहब, पार्लियामेंट में एक कानून बनता है और पार्लियामेंट कानून बनाती है, और अगर कोई तरामीम की ज़रूरत होती है तो तरामीम भी बैठकर की जाती हैं। आपके अदवार में भी बहुत सारी हुई। फिर एक देरीना एक बहस सी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वन मैन बना हुआ है और वो एक ही आदमी है, जब दिल चाहता है उसको अस खुद नोटिस लेके मामलात आगे चलाता है। ऐसा ना होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 लोग हों जो कि फैसले करें। इस पे कानून साजी की गई, लेकिन आज अदलिया ने कहा कि आप हमारे अंदरून मामलात में मुदाखलत ना करें, और जो 20 अप्रैल को कानूनी शक्ल इख्तियार करनी थी उस करारदाद को, वो कानून बनने से पहले ही अदलिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब आपको नहीं लगता पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया ये चल रहा है और कौम देख रही है, इसका सद्देबाब क्या होगा? सर, ये पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया नहीं है। अच्छा, ये डिकेतों की हुकूमत वर्सेस अदलिया है। अच्छा, अगर यही चीज़ इनको बुरी लग रही थी तो ना मानते ना। इनका जब 12 बजे अदलिया ने एक्शन लिया था सोमोटो, ना मानते उस वक्त कि सोमोटो आपका हक नहीं है, आप अपना काम से काम रखें, जो भी होगा पार्लियामेंट करे, कि पार्लियामेंट सुप्रीम में पार्लियामेंट ही हर चीज़ के फैसले करेगी। आप कौन होते हैं हमारे मामला में मुदाखलत करने वाले? बोल देते रात को 12 बजे। उस वक्त उनको अदलिया बड़ी अच्छी लगी थी, और आज टाइमिंग इनकी गलत है। अच्छा, टाइमिंग गलत है। आज इनकी टाइमिंग गलत है। जब आईने पाकिस्तान को तोड़ रहे हैं, जिसके बनाने वालों में एतजाज हसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब और दीगर बड़े बड़े जो हमारे लॉयर्स हैं वो मौजूद थे, उनसे आप पूछ लें तो वो आपको वाज़ेह तौर पे यही बात कहेंगे कि आईने पाकिस्तान तोड़ा जा रहा है। 90 रोज़ में इलेक्शन लाजमी होने चाहिए। इसमें भी अगर इनको तब्दीली करनी चाहिए तो जो कानूनी तरीक़ेकार थे, इलेक्शन करवा लेते, उसके बाद में तब्दीली कर लेते। मगर इस वक्त तो इनको तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है, और आईने पाकिस्तान को भी तोड़ रहे हैं, और प्लस जो है ना वो अदलिया को भी धमका रहे हैं, अदलिया को भी तड़िया मार रहे हैं। इनके बच्चों तक के इनके घर वालों को धमकाया गया। एडवोकेट अजहर सिद्दीकी जो खान साहब के वकील है, इनके घर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। ये गुंडागर्दी, बदमाशी। हुकुमत ये शिकवा कर रही है कि जो जज सीनियर हैं, जो मोस्ट सीनियरिटी है जिनके पास, वो बैठे और फुल कोर्ट बनाए और फैसला दे दें, हमें मंजूर होगा। तो ये जो हुकूमत का मौकिफ है, आपको लगता है ये ठीक नहीं है? सर देखिए, इनका ऑब्जेक्शन ये था कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो एक्शन गलत लिया है। इनका पॉइंट ये था, ठीक है। हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया इनके खिलाफ, तो उनके चाहिए तो उसी फैसले को लेके पहले सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करते। उसी फैसले को लेके पहले सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करते, बाद में वो कहते भाई आप सोमोटो एक्शन आपने गलत लिया था। उन्होंने इसमें अपील दायर नहीं की और सोमोटो एक्शन के पीछे डंडा लेके पड़े हुए। सोमोटो एक्शन ठीक है, एक का अगर इख्तियार नहीं होना चाहिए तो ठीक है, नहीं होना चाहिए, मगर फिर इसका जो तरीक़ेकार है उसको तरीक़ेकार के हिसाब से किया जाए ना। एंड टाइम के ऊपर जब अपने मफाद की बात आए तो उसको इस्तेमाल किया जाए, और जब दूसरों की मफाद की बात हो
तो उसका इस्तेमाल ना किया जाए। अब यहां तक तो वो कि मैंने आपको जैसे सवाल किया कि ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया इस वक्त चल रहा है। अब मैं आपको आगे आगे सुनाता हूं। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर, शिकायत डाल दी गई है कि आप लोग सही फैसले नहीं कर रहे, सही जा रहा है। सर, इसका एंड क्या होगा? सर यहाँ हुकूमत, यहाँ अदलिया। सर देखिए, अगर किसी को कोई कंप्लेंट है वो डालता है तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, डाले। मगर जो आइन का तयन किया हुआ 90 रोज में इलेक्शन, वो हर सूरत में होना चाहिए। आइन से मारवा कोई नहीं। और आर्मी चीफ साहब ने बड़ी शानदार बात की है, इनको सलाम पेश करता हूँ मैं, कि इन्होंने कहा नए और पुराने नहीं, हाँ, पाकिस्तान की बात होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आर्मी चीफ साहब से अपील करूंगा कि सबसे पहले अपनी इब्तिदा करें अपनी आर्मी के अंदर से, अपने जनरल्स के अंदर से, जिनके ऊपर साबिक आर्मी चीफ के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं कि बेल्जियम में प्रॉपर्टियां इन्होंने बनाई है, और उसके अलावा बहुत सी प्रॉपर्टियां इन्होंने अपने 6 साल अच्छा, आप इस चीज को इसके ऊपर से इब्तिदा करें, बिस्मिल्लाह करें। और इस चीज को एग्री करते हैं, सर, इस चीज को एग्री करते हैं कि जिस मनसब पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये 3 रुकनी बेंच बैठा है, ये जो टीम है, ये कानून और आइन से बालातर है। सर कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं है, और न इन्होंने कोई गैर आइनी काम किया है और न गैर कानूनी काम किया है। अब मैं आपको बताता हूं, एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के 8 जज के खिलाफ मियां दाऊद एडवोकेट ने रेफरेंस दायर किया, जो कि आइन के आर्टिकल 209 और जज कोड ऑफ कंडक्ट के दफा 3 ता 6 और 9 को बुनियाद बनाया गया है। ये जो रेफरेंस भी उन पर दायर किया गया है, ये भी आइन पाकिस्तान इजाजत देता है। तो कहने का मकसद ये है, अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहा है कि नए पुराने की बहस खत्म करें, आए। सर मैं भी तो यही अर्ज कर रहा हूँ, बहुत अच्छी और शानदार बात की है, मगर इसकी इब्तिदा अपने आप से करें। वो सबसे पहले अपने आप से करें। जो एक्स आर्मी चीफ के ऊपर जो इल्जामात लगे हुए हैं उसको दिलवाएं। जो फैसल नसीर और दीगर के ऊपर प्रॉपर्टियां बनाने के इल्जामात लग रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई करें और इन तमाम को वाइट वॉश करें। उसके बाद में जो है वो दूसरों से बात करें कि भाई देख लें हमने अपने आप को वाइट वॉश कर लिया, अब आप लोग अपने आप को करें। और सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट भी इनके साथ ताउन करेगी और दीगर इदारे भी करेंगे, मगर सबसे पहले सर अपने आप को वाइट वॉश करना जरूरी है, इसके बगैर तो नहीं हो सकता। मैं सलीम भाई आपके पास आता हूं, बड़ा अहम सवाल है। मैं जरा पहले शाह साहब, सियासी बयान के तौर पर ही रहेगा। शाह साहब से मैं ले लूं। शाह साहब, कल की खबर है पीटीआई से पीपल्स पार्टी के इनके आपस में रवाबित कायम हुए हैं, और कराची के एमएनएस 9 एमएनएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, मैं नाम भी आपको बता देता हूँ। आलमगीर खान है, आफ्ताब जहांगीर है, सैफुर रहमान है, फ़हीम खान, अताउल्ला और असलम खान, जिन्होंने बतौर रुकन इजलास में शिरकत का पूरा हक रखते हैं, खुद कहा कि भाई हम जाएंगे। क्या पीटीआई में धड़े बन रहे हैं, या कि जो जरदारी साहब ने कुछ 1 हफ्ता पहले कहा था कि आए बैठ के कोई बात कर लेते हैं, पहले से ही आप ना कहें कि अगर ये फैसला नहीं होगा तो हमें मंजूर नहीं होगा, आप आए तो सही, बैठे तो सही, शहबाज शरीफ से मिले तो सही। तो ये 9 लोग तो सामने आ गए हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से, और वो कह रहे हैं कि भाई हम नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, हम बैठेंगे जाके पार्लियामेंट में। तो पार्टी हिदायत है इनके पास, या कि अब वाकई आपको लग रहा है वो टाइम आ गया है कि पीटीआई सारे हथियार डालकर पार्लियामेंट में ही जाएगी? बड़ी बेहतरीन खबर निकाल के साजिद आप लाएं, और मैं कहता हूं कि आपके प्रोग्राम में यही कुछ होता है कि बहुत सी छुपी हुई चीज़ें भी जो है वो आवाम तक पहुंच जाती हैं, आगाही का बाज़ बनती हैं। ये एक कोर्ट ऑर्डर के तहत जो है ये 9 एमएनएस मूव करके गए हैं, और उस कोर्ट ऑर्डर की जब हमने कल तस्दीक करना चाहिए तो हमें उसका नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ रजिस्ट्रार से। अच्छा, किसी जराए से मैंने बहुत कोशिश की कि रजिस्ट्रार वो नोटिफिकेशन मुझे दे दे, ठीक है, वो नहीं मिला। हमें ये भी बताया गया कि इन्होंने जो है वो कौमी असेंबली में रब्ता भी किया है इस हवाले से कि हमें जो है वो बहाल किया जाए, हम बहाल हैं। सही, ठीक है, तो आप बड़ी बड़ी बेहतरीन खबर लेके आए, लेकिन ताहाल एक तो नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ मुझे, तो मैं इस पे बात करूं, ठीक है, अदलिया की तरफ। ठीक है। दूसरी बात कि इमरान खान चेयरमैन हैं, इन 9 को सबसे पहले अपने आयत के पास जाना है और वहां से चलना है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, चूंकि ये सिंध हाई कोर्ट का मामला था, इसलिए पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से जरूर राब्ता हुआ होगा कि आप परवेज अशरफ साहब से कहें। सही, ये एक सुनेरियो अलग है, और ये सुनेरियो अलग है कि ये अपने चेयरमैन के पास जाएंगे और वहाँ चेयरमैन से पूछे बगैर ये मूवमेंट हो नहीं सकती।
अगर ये हो रही है तो फिर इसके भी तमाम चीजें खुल के सामने आएंगी। ये बहस जब भी हमें सूट करती है कि जब हमें वो लेटर जिसको बेस बनाया गया है, जो फैसला हुआ है, वो हमारे हाथ में आ जाए। सर, चूंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, ये बारात का जो रुख है क्या वही जा रहा है? ये बारात अच्छी चीज है, ये जो हम बारात क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। जिनको तो ये सारे के सारे मोअज़्ज़िज़ एमएनए हैं। हाँ हाँ, और ये के सारे पार्टी के जेर साया चल रहे हैं और चलते रहेंगे। और जो इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं वो सारी अफवाहें मध्यम पड़ जाएंगी सर। मतलब ये लोग नहीं जाएंगे पार्लियामेंट में, आपका ये कहना है? ये नहीं कह रहा हूँ पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, मेरा जो भी ये काम करेंगे पार्टी हिदायत की रोशनी में करेंगे। और इस वक्त जो बज़ाहिर नजर आ रहा है वो नजर यही आ रहा है कि पार्टी की हिदायत होगी इनको कि आप जाए पार्लियामेंट में, और बाकी भी सब आ जाएंगे। सर जाहिर सी बात है, जब अपनी सीटें बहाल कराएं तो जाना भी इनका हक है। तो फिर आज कौम से आप कौम से माफी मांगे? आज सलीम सचरानी कौम से माफी मांगे कि हमारी पार्टी ने पार्लियामेंट में जाने में 6 महीने लगा दिए, कौम का वक्त फिर जाया किया हम लोगों ने। अगर हम उसी वक्त ही पार्लियामेंट में बैठे होते तो कानून साजी भी होती, आम आदमी के लिए लेजिस्लेशन भी होती, और अभी तक इलेक्शन की डेट भी अनाउंस कर चुके होते हैं। असल में माफ़ी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए क्योंकि हम लोगों को अंदाज़ा नहीं था ऐसे बेगैरत, बेशर्म और घटिया दर्जे के लोग पार्लियामेंट के अंदर मुसल्लत किए गए हैं कि जो कि है। तो आप उस पार्लियामेंट में नहीं गए ना, फिर आप उन चोरों की पार्लियामेंट में, फिर आपके 9 लोग क्या करने जा रहे हैं? सलीम साहब, इतने मेरी बात सुन लें, उसके बाद में आप बोले। इतनी जल्दी क्या है आपको? अच्छा, थोड़ा सा सब्र करें सर, चले सांस लें। चले। तो ये इतने बेगैरत और लोग हैं कि ये देखेंगे कि हमें उम्मीद नहीं थी कि जब देख रहे हैं कि इतने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिजाइन कर रहे हैं और सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली के, तो इन्होंने आपके सामने है दावे किए थे अगर ये सूबाई असम्बली तहलील करते हैं हम जो है ना वो जनरल इलेक्शन कराने के तैयार, सारों ने दावे किए, तो कोई एक भी ऐसा नहीं है इनका जिससे ये दावा न किया हो। जब इनके दावे मौजूद थे तो इसके बावजूद बेशर्म होके, बेगैरत होके इन्होंने ये काम नहीं किया, तो मजबूरन कुछ ना कुछ इनको भी हरकत में बरकत, रुकावट डालने। अच्छा, फिर आप तो गैर पार्लियामानी अल्फाज का इस्तेमाल करने लगे हैं इन्वर्टेड कॉमास में। जो अल्फाज आप कह रहे हैं उनके लिए, तो ये आपके लोगों के लिए सूट नहीं करते कि अब वो क्यों जा रहे हैं फिर उस चोरों की पार्लियामेंट में? सर वो इसलिए जा रहे हैं कि वो चोरों को जो है आवाज जो है वो रोकने के लिए जा रहे हैं। तो पहले आवाज रोकते ना, इलेक्शन आप लोगों ने कहा था पार्लियामेंट और इस पार्लियामेंट पहले जो पार्लियामेंट से गए थे वो इलेक्शन करवाने के लिए गए थे। अच्छा, और अब किस लिए जा रहे हैं? और इन्होंने दावे भी किए कि अगर ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को तहलील कर दें तो हम जो है ना इसके लिए तैयार हैं। इनके दावे आपके पास रिकॉर्ड पे तमाम रहनुमाओं के मौजूद है। ये बात मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ। सब माफी तो इनको मांगनी चाहिए कि जिन्होंने कौम से झूठ बोला कि हम ये लोग कर दें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तहलील, हम जो है जनरल इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। माफी तो उनको मांगनी चाहिए। क्यों नहीं मांग रहे वो माफी कौम से? कौम को आज महंगाई की चक्की में डाल के कहां से कहां पहुंचा दिया। रिजर्व फंड जो पीटीआई ने इनको 16 अरब डॉलर का इनके हाथ में दिया था और एक 6 पॉइंट समथिंग की जीडीपी ग्रोथ के साथ में मुल्क की मईशत को आगे जाती हुई मईशत इनके हाथ में दी थी। आज उस मईशत को जो है इन्होंने बेड़ा गर्क करके अवाम के सामने बैठे हुए महंगाई का तूफान लाके एशिया का सबसे महंगा तरीन मुल्क बना दिया इसको। और आप कह रहे हैं कि हम माफी मांगे इनसे, इन चोरों से? यार कुछ तो खुदा का खौफ करो यार, अल्लाह को जवाब देना आपको भी। चले आगे बढ़ाते सिलसिले को। सर शाह साहब, चीनी बैंक से 30 करोड़ डॉलर की किस्त आज मौसूल होगी। उसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात ने 1 अरब डॉलर माली इमदाद की भी तस्दीक कर दी है। कैसा, आप कुछ अच्छी खबरें आई हैं? जी बिल्कुल साजिद, ये अपना हमारा दोस्त मुल्क जो है चीन, उसकी तरफ से ये किस्त हमें मौसूल हुई है और पहले भी इसी मद में हमें किस्तें मौसूल हो चुकी हैं। और अब जो इंडिकेशन दी जा रही है, आर्मी चीफ साहब ने जो आज मुल्क की मईशत का भी जिक्र किया है अपनी स्पीच के दौरान, और उसमें यही बताया है कि हमारा मुल्क जो है वो बेहतरीन पोजीशन में खड़ा हो जाएगा जल्दी। तो ये उसी ज़मरे में कुछ कड़ियाँ हैं और ये खुशाइन बातें हैं कि मुल्क जो है वो तरक्की करे, मईशत मजबूत हो। और ये तमाम चीज़ें पार्लियामेंट की, जहाँ तक अभी गुफ्तगू हमारे सचवानी साहब कर रहे थे, और कुछ वो अल्फाज हैं सेकंड तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर करूँगा कि जब आपके आर्मी चीफ कह रहे हैं कि सेंटर पॉइंट आवाम की ताकत है और पार्लियामेंट में वही लोग जाते हैं जिनको आवाम मुंतखब करते हैं, ऐसा ही है, और आवाम के मुंतखब किए हुए बहुत बड़े नुमाइंदे चारों सूबों से जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं, उनमें से जैसे अभी 9 का आपने जिक्र किया कि ये 9 लोग
जाहिर है ये मुअत्तली का जो नोटिफिकेशन है वो तो वहाँ से आएगा ना, असेंबली से आएगा ना, तो वो तमाम लोग पहले वो मुअत्तली का नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट के फैसले की रूह से खत्म कराएंगे, फिर जाएंगे। चले एक कॉल भी शामिल कर लेते हैं। कैस मंसूर हमें ज्वाइन किए, आप इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन, खुश आमदीद कहेंगे सर कैस मंसूर साहब। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे, शहबाज नाअहल हुए तो सिंध के डोमिसाइल वाला वजीर आजम भी बन सकता है, ये कहना है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का। मतलब ये कि शहबाज शरीफ साहब नाअहली के करीब हैं। देखिए उन्होंने इलेक्शंस तो कराने नहीं है, मेंटली वो प्रिपेयर हो चुके हैं, ठीक है, कि इलेक्शंस किसी सूरत नहीं कराने, टसल स्टार्ट हो चुकी है, गेम स्टार्ट हो चुकी है। डेफिनेटली नेगेटिव थॉट्स में ये है कि अगर शहबाज शरीफ को नाअहल करते हैं तो इन्होंने दूसरा प्राइम मिनिस्टर लेके आना है, ठीक है, उसको भी नाअहल करेंगे तीसरा। इन्होंने नवंबर में इलेक्शन कराने, अक्टूबर में भी नहीं कराने। अच्छा, देखिए इलेक्शंस के बगैर गुजारा है नहीं, ये इतनी बड़ी फाइट कर नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि डिलीवरी भी नहीं कर पा रहे। आपके सामने डॉलर रेट, गोल्ड रेट कहाँ चला गया, 3-4 अरब डॉलर आ भी चुका है, ठीक है, ये डॉलर पाउंड किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पा सकते। तो फिर आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है ना कि नए और पुराने पाकिस्तान की बहस खत्म करें, आए हमारे है पाकिस्तान की बात करते हैं। देखिए यहाँ भी जाएंगे, बात भी कर लेंगे, इनका वोट बैंक खत्म हुआ हुआ ना इस वक्त गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इस वक्त प्रेजेंट कंडीशन में पीटीआई को बीट नहीं कर पाएगी, जिसका डर इनके ऊपर है कि जितनी बातें कर ले, जितने बंदों को बुला के मीडिया पे बिठा लें, डेफिनेटली एक चीज रियलिटी की है, क्योंकि ये उसको फेस कर रहे हैं, डिलीवरी नहीं कर रहे, ठीक है ना। वो अगर बाउंस मार रहे हैं तो ये सिर्फ उसको बैट आगे रख के बॉल रोक रहे हैं, लेकिन ये आगे से हिट नहीं कर पा रहे, ना अच्छी बॉलिंग कर पा रहे हैं, बॉलिंग कहीं कि डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। आम आदमी तकलीफ में है, दुख में है, ना बिजली के रेटों पे जा रहे हैं, ना ऑयल डीजल, खाने पीने, इलेक्ट्रॉनिक, हर चीजें अजाब पे पहुंच चुकी हैं। और वो बंदा यही कह रहा है ना कि मेरे दौर में क्या था। आज आप देखें, सपोज करें आपके घर अभी आपको जरूरत पड़ती होगी एसी की, ठीक है ना, बंद हुए तो अभी आपने ऑन किए होंगे तो 1.25 लाख रुपए तक का एसी पहुंच चुका, जो 50-55,000 का था। हर चीज बियॉन्ड द रीच हो चुकी, गाड़ियां कहाँ पे पहुंच चुकी हैं, कभी जिंदगी में तारीख में इतनी नहीं महंगी हुई थी। भले वट एवर द रीजन इज, गवर्नमेंट में आप आ रहे हैं, गवर्नमेंट आप बना रहे हैं, आपका मकसद है कि आपने लोगों को फैसिलिटाइज करना है, उनको, आम लोगों को और उससे ज्यादा करना है। तो डेफिनेटली अब ये पूरी कोशिश इनकी ये होगी कि 13 अगस्त को जो असेंबलियां डिसॉल्व हो रही हैं, ये 12 को करें और इलेक्शन उसके 90 डेज में करें। अगर ये इलेक्शन 90 डेज में उस वक्त नहीं करते तो फिर पूरी दुनिया जो है इनके अगेंस्ट होगी और फिर एक इलीगल गवर्नमेंट कहलाएगी, और ये स्पॉट ये इतने पावरफुल नहीं है कि उसको बर्दाश्त कर सकते। लेकिन ये मई में इलेक्शन किसी सूरत नहीं कराएंगे। अच्छा, तो कोशिश इनकी यही है कि ग्राफ उठाएं, और जबकि ये अभी भी यही कर रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान को फेस कर रहे हैं लेकिन डिलीवरी नहीं कर पा रहे। अगर इनको एक टीम बनानी चाहिए डिलीवरी की, कि आप अच्छे काम करो, लोगों में, पब्लिक में जाओ, और दूसरा ये इमरान खान को फेस करें, पीटीआई को फेस करें, जुडिशरी को फेस करें। यही जो ब्लंडर इमरान खान ने मारा था, अब ये मारे हैं। इमरान खान भी क्या है, आज तक भी आप देख लें, इनकी जो पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ चैनल पे आके बदतमीजी कर रहे होंगे, ऊंचा बोल रहे होंगे, कभी जजेस के खिलाफ हो जाते हैं, जो उनके खिलाफ होता है वो उनके खिलाफ हो जाते हैं, फौज के खिलाफ हो जाएंगे, यही करते आए हैं और डिलीवरी नहीं कर पाए। आज इमरान खान का जलसा होता, पूरे कराची इधर उधर से सारे एमएनए एमपी वहां पहुंचे होते और कराची पे यारों मददगार हो जाता है। अब इनको अच्छे काम करने हैं, अच्छे फेस। पीपल्स पार्टी को ले लें, इनको कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे फेसेस वाले लोग लाएं, अच्छे करैक्टर वाले लाएं, जिनके ऊपर कोई स्पॉट ना हो। अच्छा, चले एक ना हो तो लोग एक्सेप्ट शायद कर लें। एक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो कह रहे हैं, और आपका प्रोटेस्ट भी है गैस और बिजली के लिए, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम कराची वाले तो वैसे ही सिलेंडर पर ही खाना बनाने के आदी हैं, गैस तो है ही नहीं। तो आपके इस प्रोटेस्ट से क्या होगा? किसी भी, हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि वी डोंट हैव ए लीडर जो दर्द रखे लोगों का, जो ये कहे कि मैंने इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना है, लोन नहीं लेना। जो आता है लीडर वही है जो ज्यादा कर्जे उठा लेता है, वो कहता है मेरे पास तो डॉलर आ गए हैं। अब आप देखेंगे जब से गवर्नमेंट आई है पैसे की दौड़ में है, आईएमएफ से, उससे इससे पहले इमरान खान साहब थे, वो भी पैसे मांगने की दौड़ में लगे हैं। ये नहीं कर रहे कि हम खुद अपने मुल्क को स्टैंड करवा दें, खड़ा करवा दें। आप खुद देख लें, खान साहब ने जितना इनको मिला था उससे ज्यादा वापसी पे जाते हुए खजाने में छोड़ के गए थे सर। मुझे किससे नहीं देनी आप कैलकुलेशन कर लें, ये 4 दफा मैं कैलकुलेशन बता चुका हूँ, वरना मैं अभी आपको दोबारा रिपीट कर देता। जी जी, आप कंटिन्यू करें सर। तो ये है कि आपके पास फिलहाल हमारे मुल्क में कोई लीडर नहीं है, ठीक है, कि जो इस मुल्क को क्राइसिस से निकाले,
जो इस मुल्क के कर्जे उतारने की पॉलिसी लाए कि हमने लेना नहीं है। हमारे पास बहुत हम लोग परेशान हैं, आम आदमी ये परेशान है कि जो उसकी जिंदगी है वो कैसी गुजरेगी और उसके बाद उसकी औलादों का क्या बनेगा। लोग अब अपनी फिक्र नहीं कर रहे, अपनी औलादों की कर रहे कि उनका क्या होगा, मुल्क का क्या होगा। हमारा कर्जा उतारने का सिर्फ एक ही बंदे ने, खान साहब ने चले। इकदाम किए हैं और कैसा? कर्जा उतारा भी है। ठीक है, वो लोग कैस मंसूर साहब आप कॉल पे ही रहे, आप कॉल पे ही रहे, जरा मैं पीटीआई वालों से भी सवाल कर लूंगा, आप कॉल पे ही रहे। अच्छा सर, ये जो अभी जरदारी साहब कह रहे हैं कि शहबाज नायल हुए तो सिंध के डोमिसाइल रखने वाला वजीर आजम आ सकता है, और फिर उन्होंने बाजवा को भी मुखातिब कहा, बाजवा ने कहा था कि 5 मिनट में मैं मार्शल लॉ लगा सकता हूं, जिस पर उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह करें, शेर पे चढ़ना आसान है, उतरना बड़ा मुश्किल है। तो शहबाज जिस तरह चेमागोइयां थी कि वो खुद कह रहे हैं कि आए मुझे नाहल करें। सर अब देखिए ना, आपने थोड़ी देर पहले बड़ी अच्छी बात की थी, मंजिल का तयन और आवाम की ताकत की बात की थी। सर मंजिल का तयन तो हम लोगों ने 1500 साल पहले ही कर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें पहुंचा दिया था कि आपने इंकिसारी से रहना है और रूल ऑफ लॉ पे चलना है। सब मंजिल से तो हम भटके हुए हैं, पहली बात। और दूसरी बात, हम अवाम की ताकत की बात करते हैं तो सर अवाम के हाथ में वोट का हक देने के लिए तो तैयार नहीं है। सिर्फ इमरान खान साहब के अलावा और किसने कोशिश की कि ईवीएम मशीन आए और ईमानदाराना इलेक्शन हो? इमरान खान साहब के अलावा तो किसी ने ये चीज़ की कोशिश नहीं की। और जो उन्होंने कोशिश की कि पढ़े लिखे लोगों को वोट का हक मिले, फॉरेन वोटर्स जो हमारा आला तालीम याफ्ता वोटर है, हमारा हुनरमंद वोटर है, वो 1 करोड़ से ऊपर बाहर बैठा हुआ है, उनको वोट का हक मिले, तो उन पढ़े लिखों को भी वोट के हक से महरूम किया गया और जहालत को परवान चढ़वाया जा रहा है। आप देखें तो डे बाय डे गुज़श्ता 50 सालों के अंदर डे बाय डे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जहालत का रेशो बढ़ता गया है। हमारे स्कूल बंद होते गए हैं, हमारे सरकारी स्कूलों में तनख्वाहें लेती जाती रही हैं, मगर सर इसके ऊपर तो कभी कोई एक्शन नहीं हुआ है। इसके ऊपर तो कोई काम नहीं। हमारी बुनियाद यही है, हम मंजिल का तयन हमसे भटके हुए हैं। दूसरा, हम कहते तो हैं अवाम ताकत का सरचश्मा है, हम अवाम के खादिम हैं, मगर हम अवाम को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। अवाम को इलेक्शन के अंदर ईमानदारी से जो बायोमेट्रिक तरीक़ेकार है उसमें लाने के लिए तैयार नहीं है। सर हमारे एक मामूली सिम लेने जाते हैं तो भी हमें अंगूठे का इस्तेमाल होता है। रोजाना आने जाने की हाजिरी करनी है, उसमें भी सिम का इस्तेमाल होता है। पासपोर्ट लेने जाते हैं, शनाख्ती कार्ड लेने, सब बायोमेट्रिक होता है। बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं, बायोमेट्रिक होता है। तमाम चीज़ें हमारी बायोमेट्रिक हो रही है। नहीं हुई तो जिससे मुल्क आगे बढ़ना है, जिससे मुल्क को तरक्की करना है, जब वहां पे आता है तो बायोमेट्रिक गायब हो जाता है। क्यों कि धांधली खत्म हो जाएगी, क्यों कि बदमाशी खत्म हो जाएगी, क्यों कि गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी, जिसके बेस के ऊपर ये चोर डाकू हमारे पर मुसल्लत है। आगे आपका पॉइंट कैस मंसूर साहब, गालबन आप सुन रहे होंगे रहनुमा पीटीआई की गुफ्तगू। अब आप बताएंगे, कोई एडवाइस करेंगे कि आखिर अब हल क्या है, क्योंकि कौम देख रही है कि पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया चल रहा है इस वक्त। देखिए इस वक्त तो अदलिया को ये चाहिए फुल कोर्ट बना के इस क्राइसिस से हटा दें, और इसमें कोई शर्म नहीं है। आपको प्राइम मिनिस्टर, आपकी पूरी कैबिनेट उनकी कह रही है, जब मेजॉरिटी आपको कह रही है तो आपको अपने आप को बताने की जरूरत नहीं। आप ऑलरेडी पावरफुल एक सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, आपके साथ पब्लिक है, आपके साथ ऑनरेबल लॉयर्स हैं, तो उनको फुल कोर्ट बना के इस क्राइसिस को खत्म करना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो फैसला आना नहीं है, ठीक है ना, अगर आता है तो मुल्क के खिलाफ आएगा ना, या पंजाब इलेक्शंस के खिलाफ आएगा, उसमें क्या चीज है? और कोर्ट क्या डिसाइड करता है? उनका तो जो मैटर है फैसला देना है। बाद में वो जीते या हारे, उनकी हार जीत तो है ही नहीं है, ये तो एक पॉलिटिकल मैटर है। उसको आपका काम है कि आप सिंपली उसको फुल कोर्ट बनाएं और मैटर खत्म कर दें। एक पार्टी उनके फेवर में जाके बाहर जुलूस मार देती है, 200-400 बंदे लेके चली जाती है, उनकी अगेंस्ट आ रहा होता है और उनके फेवर में आ रहा होता है, दोनों सूरतों में। ये एक गलत प्रैक्टिस है। सुप्रीम कोर्ट को तो बैन करना चाहिए कि कोई भी सियासी पार्टी किसी भी सियासी मैटर या कोई भी कोर्ट का मैटर उसके बाद जैसा जुलूस ना करे, ना बंदे लेके पावर को शो करे। एक तो इनको स्ट्रिक्टली इसके ऊपर करना चाहिए और फुल कोर्ट बना के रिजॉल्व कर दे मैटर। ठीक है, और अगर नहीं करेंगे तो अदलिया के ऊपर भी एक नेगेटिव पॉइंट आएगा। और इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज का आप देखें कि ये जो आई हुई है पॉलिटिकल पार्टी अभी बैठी हुई है, जो पीडीएम बैठे हुए हैं, उन्होंने साफ कह दिया हम नहीं मानेंगे ना वो सुप्रीम कोर्ट की कोई चीज। उन्होंने सिर्फ बता दिया कि जी नेशनल असेंबली इज पावरफुल, गवर्नमेंट इज पावरफुल। सही, इसी दोनों में। और आपका क्या मतलब, अगर शहबाज शरीफ को इतना आसान नहीं उतारना, अच्छा, शहबाज शरीफ के साथ सारे लोग हैं, उनको भी पता है कि अगर हम उतारेंगे तो ये एक बड़ा नेगेटिव मैसेज पूरी कौम को जाएगा
और वो किसी सूरत शहबाज शरीफ को उतारेंगे नहीं। अगर उतार भी देंगे कोई और लाके बैठा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने 3 महीने गुजारने हैं, और 3 महीने कौन से हैं? मई, जून, जुलाई, अगस्त में वैसे डिसॉल्व हो रही है। और इस सिचुएशन में खान साहब को और पीटीआई को इनके साथ सोल्यूशन निकाल के अक्टूबर या नवंबर की कंफर्म डेट के ऊपर इलेक्शन कर लेने चाहिए। अगर खान साहब लड़ते रहेंगे और ये लोग आपस में लड़ेंगे तो लूजर खान साहब होंगे, पीटीआई होगी। ठीक है, इनको ये आ गया। समझ लेना चाहिए, जैसे ये अभी तक समझे नहीं केपी के और पंजाब डिसॉल्व करके इन्हें क्या हासिल हुआ और क्या लॉस हुआ। ठीक है ना, इन्हें सिंध से चाहिए था अपने एमपीए रिजाइन कराते और देखते कि क्या हुआ। एकदम दोनों असेंबलियां तोड़ के उनको क्या पता चला, 1 महीना देखते कि गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या है, उसके अगेंस्ट दूसरी दे रही है। मोस्ट पावरफुल असेंबली पहले नहीं तोड़नी चाहिए थी, वीक तोड़नी चाहिए थी। बट अब ठीक है, बुलेट इज फायर्ड। लेकिन ठीक अब है। उनको ये समझना चाहिए कि अगर आपने इलेक्शंस कराने हैं तो आप प्रॉपर वे में अपने आप को एज ए प्राइम मिनिस्टर पास्ट का लेके आए, गवर्नमेंट से मिलें, प्राइम मिनिस्टर से मिलें, लोगों से मिलें और अपने आप को एक पॉलिटिकल बंदा बना के आ जाएं, बजाय एक हिच करने के ठीक है, और गंदी ठीक है। स्टेटमेंट्स। बहुत शुक्रिया। अदरवाइज अगर ये ऐसे जी, करेंगे जी, तो इलेक्शन शायद अगले साल चले जाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कैस अभी मंसूर इन्होंने साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शाह साहब, अब आपने सुना कि शहबाज मतलब आसिफ अली जरदारी साहब की कोई स्टेटमेंट हवा में नहीं होती। उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो भी जाते हैं तो भी सिंध से डोमिसाइल रखने वाला वजीर आजम आ जाएगा। इसका मतलब ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही और इलेक्शन जिस तरह कैस मंसूर साहब ने भी कहा कि आगे हैं भाई, अभी 3 महीने तो ये बैठे हुए हैं। देखें साजिद, पॉलिटिशियंस जो हैं वो जो मंझे हुए होते हैं वो कुछ सोच के ही बात कर रहे होते हैं। और यहाँ भी माशाल्लाह आपके प्लेटफॉर्म पे कैस साहब अभी गुफ्तगू कर रहे थे, सचवानी साहब बैठे हैं, सलीम सचवानी साहब बैठे हैं। पॉलिटिशियंस को पता होता है कि हमारा मामला किस तरफ जा रहा है, हमारी पार्टी का किस तरफ जा रहा है। अहम पॉइंट आपको एक देता हूँ और उस पर आप उम्मीद है कि तायद भी करेंगे और इसमें आपको कुछ नज़र भी आ जाएगा। आज रात 12 बजे पंजाब असेंबली की केयर टेकर गवर्नमेंट का टाइम खत्म हो रहा है। 12:10 पे मैं समझता हूँ कि आसाराइयां दम तोड़ देंगी और पता चलेगा कि आइन के तहत होना क्या चाहिए। क्योंकि जो टाइम था वो खत्म होने के बाद जो 90 डेज केयर टेकर गवर्नमेंट का टाइम होता है वो खत्म होने के बाद वफाक जो इस वक्त हुकूमत रन कर रहा है, नवाज शरीफ की पूरी नून लीग खड़ी हुई है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, देखना ये है कि अब पंजाब मोहसिन नकवी साहब मूवमेंट में आ चुके हैं। मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं। शाह साहब आप यहीं से कंटिन्यू कीजिए, एक ब्रेक लेते हैं सर और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और शाह साहब आपको हमने इंटरप्ट किया था, मैं चाहूँगा आप वहीं से कंटिन्यू करें। क्या वाकई एक और वजीर आजम नाअहली की तरफ है? शुक्रिया साजिद, और बिल्कुल हम कंटिन्यू करते हैं कि अभी जो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की और पंजाब में की, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट वजूद में आई। अब इस वक्त रात 12 बजे का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो जो मोहसिन नकवी की मूवमेंट मोहसिन नकवी साहब की हमें समझ में आई है, शाम से हमारे ज़राए में बता रहे हैं, तो वो जारी है। अब असल कहानी ये देखने में आनी चाहिए हमें कि आइन, देखें कोई भी मुल्क जो है जो जमहूरी मुल्क कहलाता है, जहाँ जमहूरियत परवान चढ़ रही होती है, वो अपने आइन की पासदारी पे चल रहा होता है। और आइन का जो इतलाक है वो उन तमाम इदारों पे होता है, उस आइन का इतलाक जिससे मुल्क चल रहा होता है। ये जो हमारी इस वक्त अदलिया और असेंबली की बहस जो चल रही है वो भी हम देख रहे हैं कि वो आइन के पीछे ही चल रही है। उनके ही मामला तजाद हुए हैं, तजाद आ रहा है उनमें, और मामला को हर आदमी कानूनी तौर पे देख रहा है और आइन को पढ़ रहा है, आइन को समझ रहा है। अब इस बहस में तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी तक भी जो है आइन के आर्टिकल्स और उनकी शकें पहुंच चुकी हैं और वो एक बड़ी बहस गर्म हो गई है। लोग अपना खाना पीना भूल गए, आइन के ऊपर लगे हुए हैं। हाँ। तो अब हम देखते ये हैं कि आज जब ये टाइम खत्म होता है पंजाब हुकूमत का, जो टाइम था 90 डेज का, तो उसमें वफाक क्या फैसला करता है। और अब वहाँ क्या आप भी खुद समझें कि इस वक्त सब्स्टिट्यूट क्या आ गया, तो इलेक्शन होना चाहिए थे जो कि नहीं हुए, लेट हुए।
गवर्नर ठीक है? राज। अब क्या होना चाहिए, तो उसमें जो इनके पास ऑप्शंस हैं वो हमारे सामने जरूर आ जाएंगे। तो हमें एक प्लानिंग का अंदाजा हो जाएगा कि वफाक किस नेच पे जा रही है और अपोजिशन उसके ऊपर क्या रद्द अमल करती है। अपोजिशन एक ही पार्टी की है, वो पीटीआई है, और पीटीआई ने ही असेंबली डिसॉल्व की है। अब सूबाई गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, आप वहां के गवर्नर का भी बयान सुन चुके हैं केपीके के, और वहां के इलेक्शन कमीशन का भी बयान आप सुन चुके हैं कि क्या आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है, क्योंकि वफाक में पंजाब हुकूमत की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो वो सूबा जो लीड कर रहा है, और वहां इमरान खान आवाज दे चुके हैं सुबह कि लाहौरियों वक्त पड़ने पे आपको निकलना पड़ेगा। वक्त कौन सा पड़ने वाला है? अपोजिशन आवाज दे रही है, उनका चेयरमैन आवाज दे रहा है, कोई वक्त उन्हें भी दिख रहा है, और कोई वक्त यहां भी देखा जा रहा होगा कि आया हमने इस सूबे में अब क्या इंप्लीमेंट, वही फिर केपीके में होगा जो पंजाब में हो गया, वही इंप्लीमेंट केपीके में होगी। तो वाज़ेह हो जाएगा कि आया मुल्क अब इलेक्शन की तरफ जा रहा है या क्या हो रहा है। ये एक स्ट्रेटेजी, एक चाल जो है वो तमाम चीजें खोल देगी साजिद। मैं ये सवाल सलीम आपके पास भी ले आऊंगा, पहले मैं जरा शाह साहब से ले लूं। आपको याद होगा लास्ट मंथ खान साहब पे आयरोज मुकदमा चीमा गोया थी कि खान साहब वेरी सून गिरफ्तार होने जा रहे हैं। आजकल खान साहब रेडार से हट गए। क्या खान साहब की स्ट्रेटेजी सक्सेस हो गई, कामयाब हो गए वो, कि उस वक्त उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी और घर में ही रहे, डिफेंस किया, अपनी जान की हिफाजत की, और बाहर नहीं निकले भी तो सिक्योरिटी हिसार में निकले, जिस पर भी उन पर तनकीद हुई। और अगर अब इलेक्शन की तरफ हम आ जाते हैं तो मुमकिन है कि फिर साहिब इक़्तिदार जब आ जाते हैं तो अब सारे केसेस ख़त्म। देखें, बड़ी अपने पॉइंट की बात की है साजिद, और सोशल मीडिया की गुफ्तगू को जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि उससे थोड़ा सा दूर रहूँ, क्योंकि सनसनी फैलाई जाती है। जैसे अदलिया के जजेस के खिलाफ पार्क का मामले पे लेके फैलाई गई। इमरान खान की आप जो जिक्र कर रहे हैं कि FIR कट रही थी और अब जो है वो मुकदमात स्लो हो गए, लेकिन आपको याद होगा गंडापुरी साहब पे 2 मुकदमात और करके, और राहदारी, रिमांड और ये सब सिलसिले चल रहे हैं, बाकी लोगों पे भी चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को आराम मिल गया, आराम अभी कहीं नहीं है। अभी जो इमरान खान की जहां तक आपने बात की है कि ये रिलीफ आ गया, ये रिलीफ आ गया, हुआ ये था जहां तक मैं समझता हूँ कि उन FIRों के जरिए देखा ये गया है, ये मेरी जाती राय है, इसको कोई भी अपने इदारा अपने ऊपर ना ले, सही, कि देखा ये गया है कि कौन कौन जो है वो रिलीफ देता है जमानतों में इमरान साहब को, और क्या होता है, अच्छा, और क्या सिनेरियो सामने आता है। ये एक स्ट्रेटेजी थी। कुछ चीजें चेक हो गई हैं जो हमें भी साफी होने के नाते समझ में आ रही हैं। तो अब उस मामले को थोड़ा पीछे कर दिया गया है, और मामले में इमरान खान का आप देखें ना, सोशल मीडिया के जराए आज ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान जो है जो बाइडेन की काबीना से राब्ते में है और मामला चल रहे हैं। तो ये चीजें डिस्कस करने से हकायक जो है छुपते नहीं है। हकायक यही है कि अगर इलेक्शन की तरफ जाया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आज जो मैं फिर जिक्र करूंगा कि आसिम मुनीर साहब ने फरमाया कि आवाम ताकत का सरचश्मा है, बड़ी जबरदस्त। लास्ट आपसे फिर सलीम आपके पास आऊंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब से सवाल हुआ कि इमरान खान खड्डे लाइन लग गए। साबिक सदर ने कहा वो नहीं लग सकता खड्डे लाइन। उसकी वजह है कि सियासी इंतकाम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत यकीन नहीं रखती, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान उठाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इसमें कोई शक नहीं। हमेशा बोल दिया है कि वो खड्डे लाइन नहीं लग सकता। खड्डे लाइन का मकसद क्या है, उनके जुमलों में आप गहराई में अगर चले जाए तो सियासी बहुत बड़ी बात कर गए जरदारी साहब, बहुत बड़ी सियासी बात कर गए कि जमहूरियत ये कहती है कि सियासी लोगों को जीने दो, चलने दो, और तनकीद को बर्दाश्त करो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी कंधा सिरकाने में लगी हुई है हुकूमत के? देखें, सियासत में कुछ भी हो सकता है। चले, टाइम कम है। जी सलीम भाई, अब मैं आपकी तरफ आऊंगा। खान साहब को अब आजकल बड़ा रिलीफ मिला हुआ है। क्या आप लोगों की जो कहना कि हर पार्टी पॉलिसी होती है कामयाबी की तरफ जा रही है, कि खान साहब ने न जेल देखा न कुछ, और फिर अगर इलेक्शन की तरफ आप आ गए तो धड़ल्ले से आप इलेक्शन कैंपेन भी चलाएंगे? सही जा रहे थे आप? सबसे पहले ये कि आज रात जो 12 बजे आइन टूट रहा है, इसके ऊपर जो आइन तोड़ने वालों को कौन सजा देगा? आइन तोड़ने की सजा होनी चाहिए, बिल्कुल है होनी चाहिए और है। इनको सजा कौन देगा? और कल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, जैसे कि सज्जाद भाई ने कहा कि कल क्या होगा, कल गवर्नमेंट किसके पास होगी, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है सर, सबसे पहले। और दूसरी चीज़ ये कि आपने एक दफ़ा अपने प्रोग्राम में कहा था खान साहब झूठ बोल रहे कि इनके ऊपर 100 मुकदमा थे, 37 मुकदमा थे, और अब
साबित हुआ कि उनको 144 केसेस बनाए गए। अच्छा। जी। तो अब आप देखें कि इस तरीके के केसेस जो बनवा के अपने आप को बहुत ज़हीन समझ रहे हैं, बहुत होशियार समझ रहे हैं, क्योंकि इनको ताकत का सरचश्मा अवाम सिर्फ ज़बान से कहते हैं। अच्छा, अमल नहीं है, हकीकत अमल नहीं है। नहीं है इस पे, चाहे वो कोई भी कहे, वो सिर्फ ज़बान से कह रहा होता। अगर अमल होता तो वो खान साहब ने अमल करके दिखाया, ईवीएम मशीन ला के कि ताकत का सरचश्मा अवाम को होना चाहिए और अवाम को वो वोट का हक मिलना चाहिए। फॉरेन वोटर्स को भी उन्होंने हक दिया कि अवाम को यह हक मिलना चाहिए। इसके अलावा मुझे बता दें 70 साल तारीख में किसने दिए फॉरेन वोटर्स को, और ईवीएम मशीन कौन लाया? वैसे बर्फ पिघलने का सिलसिला, हालांकि ईवीएम मशीन जो है वो कोई नई चीज नहीं है, आईने पाकिस्तान की जुबली से ही स्टार्ट हुआ था। दौर की टेक्नोलॉजी है वो। आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खुद ये भी कह रहे हैं कि खान साहब को खड्डे लाइन नहीं लगा सकते। तो आपको लगता है सर ये हकीकत है कि 90% अवाम का मकबूल लीडर, उसको खड्डे लाइन किस तरह लगाया जा सकता है? उसका एक ही तरीका है कि मार्शल लॉ लगाया जाए। जिस तरह अभी सेमी मार्शल लॉ है, सेमी मार्शल लॉ हटा के मार्शल लॉ लगाया जाए, तो मार्शल लॉ लगाने की गुंजाइश इंटरनेशनल मार्केट में ही नहीं है। तो इसलिए जो है ना वो नहीं लग सकते, तो वो कह रहे नहीं लगा सकते। जब हरीफ आपका मुखालिफ जब आपकी तारीफ करे, आपको खड्डे लाइन लगाने की कोशिश की गई थी 77 में, क्या लगा पाए? क्या लगा पाए? जवाब देना सर आप। नहीं। तो खान साहब को कैसे लगा पाएंगे वो? उनके शहीद होने के बाद भी इनको खड्डे लाइन नहीं लगा पाए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तक। मतलब खान साहब भी अमर हो जाएंगे अगर खुदा न ख्वास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर अल्लाह की रहमत से, उसके करम से हमेशा याद रखे जाएंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्क बना के भी जाएंगे अल्लाह की रहमत से। इसका मतलब दोबारा वजीर आजम आ रहे हैं, आपका कहना ये है? इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रजामंदी से। चले जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।